हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम 11th का ही अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन तो मिनिमम फिक्स है ही सही, इसमें से इस चैप्टर में से आता ही है, चाहे वो नीट हो या मेंस हो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो आना पक्का है ही सही। इसके अलावा इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे भी हमारे काम आती है, और इस चैप्टर में बहुत सारी नई नई इनोवेशंस जो हुए एटम्स के बारे में, उसकी अलग अलग थ्योरीज़ के बारे में हमें इस चैप्टर में मेनली पढ़ते हैं, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव चैप्टर होता है ये, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं और डिस्कवरीज भी है इसमें। तो हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। कैसे एटम्स के लिए जो थ्योरीज जनरेट की गई अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, वो क्या क्या थी और उनके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, ठीक है ना। उन सबको हम पढ़ेंगे, क्या क्या एनर्जी के रिलेशन है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम एक एक करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी से, ठीक है ना, कि कैसे आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और कैसे आपके प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है ना। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले जो आपका चैप्टर है उसका नाम है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके। देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस टाइप से हुई। देखिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है ना। उसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये कैथोड रे ट्यूब होती है आपकी, ठीक है ना, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, डिस्चार्ज ट्यूब। ये होती है आपकी एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका वैक्यूम होता है, ठीक है ना, वैक्यूम, ओके। यहाँ आपके दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए रहते हैं। एक तो आपका कैथोड रहता है जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल ये होता है आपका कैथोड। एक होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनोड, ठीक है। ये आपका होता है पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं एनोड, ओके। देखिए अब होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक तो यहाँ पे गैस फिलअप करते हैं। क्या फिलअप करते हैं, गैस, जिसको आप डॉटेड के थ्रू में समझा सकते हो, ठीक है ना। ये क्या है, आपकी गैस फिलअप की हुई, ठीक है। इसको हम वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो प्रेशर, ठीक है ना, बहुत ही कम प्रेशर पे हम इसको भरते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाई वोल्टेज लगाया जाता है। ये जो प्रेशर होता है ये लगभग अराउंड होता है 10⁻⁻⁴ ATM, या फिर होता है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10⁻⁴ mm/Hg, ये आपके प्रेशर की यूनिट होती है। 10⁻⁴ मतलब 1/10,000 mm/Hg, ठीक है। इतना कम प्रेशर रखा जाता है। और जो यहाँ पे जो वोल्टेज रखा रहता है वो हाई वोल्टेज लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं, हाई वोल्टेज, अराउंड 10,000 वोल्ट के आसपास या 10⁻⁴ वोल्ट्स के आसपास, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या है, नॉर्मल कंडीशन पे जो अंदर फिलअप की हुई गैसें रहती है ना, वो आयोनाइज नहीं हो पाती है। इसीलिए हम हाई वोल्टेज लगा के जो अंदर हमने गैस फिलअप की उसको आयोनाइज कर सकते हैं, क्योंकि गैस को आयोनाइज करना इस एक्सपेरिमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। ये उसका सेटअप होता है, ठीक है। इसमें कोई खास
ज़्यादा कुछ सेटअप नहीं होता है, बस नॉर्मल सा सेटअप होता है। इसकी प्रोसेस क्या होती है, जैसे ही आपने हाई वोल्टेज का आपका बैटरी लगाई, ठीक है ना, हाई वोल्टेज बैटरी, तो क्या होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो देखा गया कि कैथोड से आपकी कुछ रेज है वो निकलते एनोड की तरफ जा रही है। क्या हो रहा है, कैथोड से कुछ रेज आपके निकल के एनोड की तरफ मूव कर रही है। अब ऐसा पता कैसे चला, पता इसलिए चला कि क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपके एनोड की तरफ एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। क्या होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल, जिसकी कोटिंग की जाती है, ठीक है। इस फ्लोरोसेंट मटेरियल की खासियत ये होती है कि कोई भी पार्टिकल जब इससे टकराता है तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे होती है आपके फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग, ये होता है आपका जेडएनएस, ठीक है ना। तो कोई भी आपके रेस जब जाती है, कोई भी पार्टिकल इससे टकराता है तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो ये देखा गया कि कैथोड से कुछ रेस निकलती हुई आ रही है और एनोड की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, मतलब कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है, इसीलिए इन रेस को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेस नाम दिया गया। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो रेज होती है आपकी कैथोड रेज, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जैसे इनके बीच में अगर हम एक कोई भी पेडल व्हील रख देते हैं, ठीक है ना, ये हमने एक पेडल व्हील इसके बीच में रख दिया रास्ते में, तो क्या होगा, इसकी जो शेडो बनेगी इस व्हील की वो बिल्कुल एकदम सेम बनेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रेज जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब डेविएट नहीं हो रही है अपने रास्ते से, ठीक है। यहाँ से निकल रही है, स्ट्रेट मूव करते हुए एनोड की तरफ जा रही है, इसलिए इसकी जो शेडो होगी वो क्या होगी, एकदम परफेक्ट होगी, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो आपका पेडल व्हील है ये कंटिन्यू रोटेट होता रहता है। क्या होता है, कंटिन्यू रोटेट होता रहता है, इसको हम बोलेंगे पेडल व्हील, ठीक है। ये क्या है आपका पेडल व्हील, ये क्या करता रहता है, कंटिन्यू रोटेट करता रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो रेज है उनमें कोई ना कोई मटेरियल अवेलेबल है और उसमें कुछ ना कुछ मास अवेलेबल है। तो ये रेज जब इस व्हील से टकराती है तो अपना मोमेंटम जो है व्हील को शिफ्ट करती है। इस वजह से क्या होता है, ये जो व्हील है ये कंटिन्यू रोटेट होना स्टार्ट रखता है, कंटिन्यू रोटेट होता रहता है। इसका मतलब इससे कुछ ना कुछ टकरा रहा है और जो इसको मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें जो भी आपकी कैथोड रेज है उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ जो मास अवेलेबल है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या है, मोमेंटम इसमें ट्रांसफर कर रहा है व्हील में और व्हील को कंटिन्यू रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंट बात होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात अगर हम देखें तो ये है कि ये जो इनके लिए कैथोड रेज के लिए, किसके लिए, कैथोड रेज के लिए आपका E/m का जो रेशियो होता है, E/m रेशियो, ये जो रेशियो होता है आपका E/m का, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि E मतलब तो होता है आपका चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या है, फिक्स है। अब आप इसमें हाइड्रोजन गैस भरो, हम गैस की बात कर रहे हैं जो हमने इसमें भरी है डिस्चार्ज ट्यूब में। अगर आप यहाँ हाइड्रोजन भरो, हीलियम भरो, नाइट्रोजन भरो, ऑक्सीजन भरो, कोई सी भी गैस भरो आप, उसके लिए E/m का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। क्यों, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन से काम है। आप हाइड्रोजन भरो या नाइट्रोजन भरो, उसके मास से कोई उसको लेना देना नहीं, उसको किससे मतलब है, केवल इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है और इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, इसलिए E/m का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है, ये इसमें आप कोई सी भी गैस भरो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करती है। मतलब कैथोड रेज आपने जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिलअप की है उसके ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये होता है आपका
कैथोड रेस, इसमें क्या हुआ, कैथोड से कुछ रेस निकल के एनोड की तरफ मूव हुई, इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेस। बाद में और डिस्कवरी के बाद इन्हीं रेस को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। एक और प्रॉपर्टी, इस इन 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 रेस के ऊपर जब आपके बाहर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ऐसा देखा गया कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डेविएट हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैथोड रेज है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, इसलिए इनको नाम बाद में क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया। ठीक है, तो ये इसका एक ब्रीफ डायग्राम है और जो समरी है वो मैंने आपको बताई है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको इजी रहे। ठीक है ना, देखिए, तो देखिए ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना, जो कैथोड रेस शो करती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दी है डायग्राम के थ्रू। कैथोड रेस ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ एंड मेक द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ। ठीक है, शेडो जनरेट करता है। कैथोड रेस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एंड if small light pedal wheel is placed in between electrodes it rotates. This indicate that the cathode rays consist of a material particle। मतलब जो पेडल व्हील होगा वो क्या है, आपका रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल पार्टिकल है। थर्ड, व्हेन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आप जब अप्लाई करते हो कैथोड रेस के ऊपर, तो क्या होता है, कैथोड रेस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, जिन्हें हम बाद में क्या बोलते हैं, नाम इलेक्ट्रॉन दिया हुआ। व्हेन दे स्ट्राइक फ्लोरोसेंट मटेरियल, ठीक है, फ्लोरोसेंट मटेरियल जब स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, तो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेंगे। कैथोड रेज की जो स्पीड होती है वो लाइट के बराबर नहीं होती है। ठीक है ना, हमेशा याद रखना, उसकी जो स्पीड होती है अराउंड 1/10 होती है किसकी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कैथोड रेज का जो नेचर होता है, चार्ज अपॉन साइज रेशियो, E/m रेशियो, वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और जो आपका मटेरियल लिया है अपने इलेक्ट्रोड के लिए उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी कैथोड रे की। ठीक है ना, इनको आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं एनोड रेस की डिस्कवरी के बारे में। ठीक है ना, एक बार आप इन्हें नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस, कि एनोड रेस की डिस्कवरी कैसे हुई। एनोड रेस की अगर डिस्कवरी की बात की जाए तो क्या है, जैसे कैथोड रेस की डिस्कवरी, तब साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर कैथोड से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं तो हो सकता है कि आपके एनोड से भी कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हो। ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस, इनको हम कैनल रेस भी बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए कैसे हुई आपकी एनोड रेस की डिस्कवरी। इसमें भी आपका सेम सेटअप होता है। ठीक है ना, देखिए अगर इसका हम सेटअप देखें तो वो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब रहती है। ठीक है, ये आपका जो कैथोड था, अब ये आपका बन चुका है एनोड। क्या बन चुका है आपका एनोड। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, बैटरी से हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, ये आपका जो एनोड था उसको हमने ले लिया कैथोड। ठीक है ना, अब इस बार हुआ क्या, इस बार हमने जो कैथोड काम में लिया, इस बार हमने जो कैथोड काम में लिया वो परफोरेटेड कैथोड काम में लिया। परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है कि उसमें बीच बीच में स्पेस है। ठीक है ना, जैसे ये इस टाइप का, मतलब आपके बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, ये आपका हाई वोल्टेज बैटरी, सेम। ठीक है, यहाँ पे हमने
गैस फिलअप की, गैस एट लो प्रेशर, ठीक है। सेम सेटअप है, यहाँ पे आपका वही आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल जो रहता है, ठीक है ना, जिसकी हमने कोटिंग की थी, सेम यहाँ पे भी कोटिंग है आपकी किसकी, फ्लोरोसेंट मटेरियल की, ठीक है। ये क्या है आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। भाई पता तो चलना चाहिए ना कि इधर कुछ रेज आ भी रही है नहीं आ रही है, कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। ये आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल, या फ्लोरोसेंट कोटिंग, ठीक है ना, ये होता है आपका ZNS, ठीक है। वही सेटअप, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें होता क्या है, जैसे कैथोड से कैथोड रेस निकली, ठीक है, यहाँ से एनोड से ऐसा लगता है कि एनोड से भी कुछ ना कुछ रेस निकल रही है। सेम एक्सपेरिमेंट करवाया गया, इसके भी सेम प्रॉपर्टीज़ है कि अगर पेडल व्हील को रखोगे तो वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, शेडो बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आप रख दोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एनोड जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसमें होता क्या है देखिए, इसमें साइंटिस्ट ने जब ये ऐसा सेटअप किया और हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो साइंटिस्ट ने देखा कि एनोड से कुछ रेस निकलकर किस तरफ जा रही है, कैथोड की तरफ। लास्ट में क्या था, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी। इस बार क्या आपके एनोड से निकल के आपके कुछ रेज है जो कैथोड की तरफ मूव कर रही है, और ये मूव करती हुई आपके पीछे जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन में पाथ कर रही है। अब यहाँ जो होती है एनोड रेज, मान लो सपोज करो हमने इसमें H+ गैस मतलब हीलियम हाइड्रोजन गैस हमने इसमें फिलअप की, ठीक है। तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, जब हम हाई वोल्टेज लगाते हैं बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कैथोड से आपके एनोड की तरफ, ठीक है। बीच में आपके फिलअप है गैस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये इस गैस को आयोनाइज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं, मतलब इसको H+ की H2 को H+ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। H+ करेंगे, अगर आपकी हीलियम होगी, ठीक है ना, तो इसको भी आयोनाइज करके He+ या He2+ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन हुई N2, उसको भी N+ में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कोई भी गैस आपने इसमें फिलअप की, उसको ये क्या करेंगे, आयोनाइज करने का काम करेंगे। अब जो नेगेटिव पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है, वो तो कहाँ मूव कर रहा है, आपके कैथोड की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि कैथोड से निकल के एनोड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ये जो आया, ये आयन, वो कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा आपके नेगेटिव पार्ट की तरफ, ठीक है। और नेगेटिव पार्ट मतलब आपके कैथोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि एनोड से रेस निकल के कैथोड की तरफ जा रही है, ये सही है। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट को क्या लगता है कि एनोड से निकल के रेस कैथोड की तरफ जा रही है, बट वो जो रेज होती है वो एनोड से जनरेट नहीं होती, वो कहाँ से जनरेट होती है, आपने जो गैस फिलअप की है उस गैस की वजह से आपकी एनोड रेज जनरेट होती है, ठीक है। और उन एनोड गैस का जो नेचर होता है, मतलब हम कहें E/m का रेशियो, E/m का रेशियो अगर हम इनकी बात करें तो ये हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि E जो चार्ज है सबके ऊपर अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन पे +1 है, हीलियम पे +2 हो, ठीक है, तो सबके लिए चार्ज अलग होगा और सबके लिए मास भी क्या होता है, अलग अलग होता है। उस केस में तो क्या था, कैथोड वाले में सब में केवल इलेक्ट्रॉन ही था, इसलिए उसका मास और चार्ज तो सेम ही है। लेकिन यहाँ पे अब गैस के ऊपर डिपेंड करेगा उसका नेचर, E/m का रेशियो, ठीक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी का पूरा सेटअप जो है आपका सेम टू सेम वो का वही है, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, सारी प्रॉपर्टी आपकी मैक्सिमम जो है वो सेम ही है। एक बार इसे नोट कीजिए, फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए ये है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जो भी है आपकी फिजिकल या फिर आपकी नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो आपके एनोड रे शो करती है। When voltage is applied to the discharge tube, electrons are emitted from cathode. Cathode से electron emit होते हैं and they move towards anode and ionize the gas.
जो गैस फील है उसको आयोनाइज करते हैं, ठीक है। उससे आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होता है वो फॉर्म होता है, जो आपके मूव करता है टुवर्ड्स कैथोड एंड ऑब्जर्व एज एनोड रेस, मतलब कैथोड की तरफ मूव करता है एनोड से, तो ऐसा लगता है कि एनोड से रेस निकल रही है, ठीक है। अगर इनकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें, देखिए सेम प्रॉपर्टीज है, एनोड रेस ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, ठीक है, और शेडो भी बनाती है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट उनके बीच में रख दिया जाए पाथ में। आल्सो रोटेट भी करती है पेडल व्हील को, ठीक है, मैकेनिकल इफेक्ट हो गया। डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। फॉर डिफरेंट गैसेज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब द चार्ज टू मास रेशियो दैट इज E/m रेशियो होता है। E/m रेशियो जो होता है वो क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हम काम में लेते हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो नेचर होता है एनोड गैस का, कैथोड रेज में डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ गैस पे और इलेक्ट्रोड पे, बट एनोड रेज में ये डिपेंड करता है E/m रेशियो आपका नेचर ऑफ गैस और जो मटेरियल आपने इलेक्ट्रोड पे काम में लिया उसके ऊपर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना, इनको नोट कीजिए आप। फिर हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ जो उनके पॉइंट्स है, उनकी प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, मास और चार्ज के बारे में, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में। एक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स भी है, लेकिन वो उतनी खास नहीं है, ठीक है ना। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था, क्योंकि आप रीजन समझ सकते हो, उसके ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं था, ठीक है ना, और चार्ज नहीं है तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल लगा, ठीक है ना। वो भी हम देख ही लेते हैं, छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई थी आपके जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। इसने क्या किया था, ठीक है, इसने क्या किया था, आपके बेरिलियम जो होता है 2He4 बेरिलियम 9, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स 2He4, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, 2He4, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डिंग करवाई, मतलब बौछार करवाई, तो क्या होता है, इससे आपका C612 कार्बन जनरेट होता है और साथ में न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है ना। ये एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है ये, इसमें जब बेरिलियम के ऊपर हीलियम की बोम्बार्डिंग करवाई जाती है अल्फा पार्टिकल की, तो आपके कार्बन बनता है और साथ में न्यूट्रॉन पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी सी डिस्कवरी है न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है ना। केवल आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, कि इसकी डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की क्या क्या मास होते हैं और उनके ऊपर क्या क्या चार्ज होते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का अगर हम मास की बात करें, ठीक है ना, तो वो मास होता है आपका 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। या फिर इसको अगर आप ग्राम में बदलना चाहो तो ये हो जाएगा आपके 9.1 × 10⁻28 ग्राम, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज वो होता है आपका 1.6 × 10⁻19 कूलाम। मैंने आपको फर्स्ट मोल कॉन्सेप्ट में भी बताया था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, हम बोलते हैं -1 है, -2 है, ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा तो दिस वैल्यू इंटू 2, मतलब 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम। चार्ज -3 हो तो -3 मतलब 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम के बराबर उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। ये तो हुई इलेक्ट्रॉन की बात। अब अगर हम बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H+ को बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, हाइड्रोजन में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो आपके H+ होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। अगर इसके हम मास की बात करें,
इसका मास होता है लगभग 1.66 या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। या फिर इसको आप अगर ग्राम में कन्वर्ट करो तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है। चार्ज की बात करें, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, अगर इस पे माइनस का चार्ज होता है तो इस पे प्लस चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू सेम होती है। इनके अगर हम रिलेटिव चार्ज की बात करें तो जैसे हम +1 लिखते हैं, जैसे आपका कोई सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज बाहर निकला, तो इसके ऊपर उसी के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये एक नेगेटिव चार्ज निकला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, एक रिलेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना। ये आपका अगर प्लस है तो ये आपका माइनस है, ठीक है ना। रिलेटिव चार्ज इसको +1 भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, -1, ठीक है। ये तो हो गई। अगर हम इनके मास की बात करें, देखिए मास प्रोटॉन का ये है और इलेक्ट्रॉन का ये है, तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि जो प्रोटॉन है उसका मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो अगर हम चेक करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो अराउंड होता है 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसको उसका 1837 टाइम्स, कहीं कहीं आपको 1840 भी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं आपको 2000 टाइम्स भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगभग आपका 1837 गुना होता है आपका प्रोटॉन का मास, किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बात करो न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन का जो अगर मास होता है, ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये लगभग आपका प्रोटॉन के बराबर ही होता है, ठीक है ना। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और चार्ज कितना होता है, कितना, 0, ठीक है। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल होता है वो, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत काम आएगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको पता होगा एटॉमिक नंबर, आपको पता ही है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, ठीक है। और आपका एटॉमिक मास जो होता है किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, m प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर, ठीक है। इनको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं जो आपके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, आइसोटोन, ये अलग अलग टाइप के मटेरियल, मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है। इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या होते हैं वो, ठीक है ना। आप एक बार इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए आइसोटोप्स और उनके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन या न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, ठीक है ना। आपको पता होगा हीलियम क्या होता है, नहीं पता है तो वो भी आप नोट कर लीजिए। हीलियम या फिर आपका जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं 2He4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2He4, या फिर इसको हम He2+ भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को 2He4 बोला जाता है। देखिए अब अगर हम बात करें, आपके पास है एक तो अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास 4 पार्टिकल है, ठीक है। इसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है ना। आपके पास 4 पार्टिकल है, आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है E/m रेशियो के ऑर्डर में। तो आप लिखिए अरेंज ऑल अबव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E/m, ठीक है। आपको क्या करना है, E/m के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम जिसका है उसको पहले लिखना है, फिर सबसे ज़्यादा वाले को सबसे लास्ट में, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, मैंने आपको सब बता दिया है,
सबके ऊपर चार्ज कितना होता है वो बता दिया, सबका मास भी बता दिया, ठीक है। अगर आपको हीलियम का मास नहीं पता तो हीलियम का मास कितना होता है 4 AMU के बराबर होता है, मतलब 4 इंटू मास ऑफ प्रोटोन होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटोन, ठीक है ना। आप पोज कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें E/m के लिए सबसे कम वैल्यू जो होगी आपके न्यूट्रॉन के लिए होगी। क्यों? क्योंकि उस पर जो चार्ज होता है, E मतलब चार्ज कितना होता है 0, तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो आएगी किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए, वो सबसे कम होगा। अब हम बात करें एक तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास तो ठीक है ये है, अल्फा पार्टिकल का मास क्या है 4 टाइम्स है, और लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज है वो भी कितना है, ज़्यादा है। अगर हम बात करें प्रोटॉन के लिए तो ई तो सेम है, उसके ऊपर चार्ज +1 है, ठीक है। मास उसका मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। अगर हम अल्फ़ा के लिए बात करें तो उसके ऊपर चार्ज होता है +2 का, मतलब 2E, ठीक है, डिवाइड बाई मास, उसका मास कितना होता है 4 टाइम्स होता है, 4 इंटू MP, तो ये होता है आपका E/2MP। यहाँ से आप देख सकते हो एक तो E/MP है प्रोटॉन के लिए, और अल्फा पार्टिकल के लिए E/2MP, मतलब इसका हाफ है वो, तो छोटा कौन होगा आपका अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल आपका छोटा होगा। उसके बाद क्या आएगा आपका E/MP। और अब हम बात करें, ये तो हो गई किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। अब प्रोटॉन, अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भी आपको कंपेयर करना हो, किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज E है और उसका जो मास है वो कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन MP का उससे भी डिवाइड है, मतलब मास ऑफ MP डिवाइड बाई 1837, या इसको हम बोल सकते हैं E/MP इंटू 1837, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए E/m की वैल्यू प्रोटॉन से कितना गुना है, 18 इंटू 37, 1837 टाइम्स है, ठीक है। तो प्रोटॉन का कम हुआ और उसके बाद किसके लिए आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर होता है जो आप याद भी रख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास कम होता है, इसलिए E/m की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है आपके प्रोटॉन से। और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या है, अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा है और E/m का रेशियो है वो 1/2 है, हाफ है, ठीक है। इसलिए अल्फा पार्टिकल के लिए E/m की वैल्यू होती है कम प्रोटॉन के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इसको भी आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप, फिर हम पढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक्स के बारे में। देखिए, अब हम पढ़ते हैं आपके एटॉमिक स्पीसीज के बारे में कि कौन कौन से आपके एटॉमिक स्पीसीज होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं वो क्या क्या है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें एटॉमिक स्पीसीज की, ठीक है, एटॉमिक स्पीसीज, ठीक है, छोटी छोटी टर्म्स होती है जो काम आती है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स, यहाँ आपको दिख गया होगा मैंने P बड़ा लिखा है, ठीक है। P का मतलब होता है प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स उनको, उन एटम्स को हम बोलेंगे जिनमें आपके जो अलग अलग स्पीसीज है जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो आप यहाँ लिख सकते हो एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिनमें क्या हो, आपके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल हो। जैसे हम बात करें, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है ना। 1H1 एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो 1H1 हो गया आपका, 1H2 हो गया, 1H3 हो गया। यहाँ पे प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 1 1 है। हमें मास नंबर से कोई लेना देना नहीं, 1 2 3 सबका अलग है, कोई दिक्कत नहीं, बट 1 1 1 तीनों का प्रोटॉन क्या है, सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। तो इनको हम क्या बोलेंगे आपस में, ये तीनों क्या है, आइसोटोप्स है, क्या है, आइसोटोप्स है, ठीक है। इसके अलावा 6C12, 6C13, 6C14,
ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। कार्बन हमेशा 12 की फॉर्म में नहीं होता है, 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है। मेनली आज जो आपका होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो आपका कार्बन 12 होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के केस में 1H1 आपका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी के जो आइसोटोप है वो कम होते हैं, बट होते हैं। हमेशा आपको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑक्सीजन के लिए भी लेना चाहो तो 8O16, 8O17 और 8O18, ठीक है। ये होते हैं आपके आइसोटोप्स, ठीक है। दूसरा हम बात करें आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार किसके बारे में, आइसोबार। आइसोबारिक या आइसोबार भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है ना। आइसोबार आप बोल लीजिए, ठीक है। ए का मतलब क्या है आपका, एटॉमिक मास। क्या है, एटॉमिक मास। इसका मतलब यहाँ पे सेम क्या रहेगा, करेक्ट, एटॉमिक मास रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पी मतलब प्रोटॉन सेम थे, यहाँ पे आपका मास सेम रहेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एटम्स विथ सेम एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसी केस में आपके आइसोटोप्स में, ठीक है, हम बात करते हैं आइसोबार्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें, एक तो आपके पास 6C14 है, 6C14 है। वैसे ही आपके पास होता है नाइट्रोजन 7N14, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का 7 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके जो एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे आपस में, आइसोबार। आइसोटोप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसोबार। इनके एटॉमिक मास क्या है, सेम है, ठीक है। और अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो एक तो ये हो जाएगा आपका, आर्गन का भी आप ले सकते हो, 18 आर्गन 40 होता है उसका एटॉमिक मास, और आपका जो कैल्शियम होता है उसका एटॉमिक नंबर तो 20 होता है, बट एटॉमिक मास जो होता है वो आपका 40 होता है, ठीक है ना। तो आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है। ये तो आप हो गए अपने दो कैटेगरी, ठीक है। इसमें एक और कैटेगरी आती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोन। क्या बोलते हैं, आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब क्या आप समझ ही गए होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या बोल सकते हैं, एन मतलब न्यूट्रॉन, इसका मतलब एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या हो आपके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आपके सेम हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, इसी की हम बात करते हैं कार्बन की, 6C14। इसमें अगर आप न्यूट्रॉन की बात करो तो 14 - 6 मतलब 8 है। हम लेते हैं ऑक्सीजन 8O16, इसमें भी न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16 - 8 मतलब 8, ठीक है। तो ये दोनों जो हुए आपके, ये क्या हुए आपके, आइसोटोन हुए, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन बोलेंगे, ठीक है। और आपको एग्जांपल देखना है, और एग्जांपल भी आप देख सकते हो। जैसे आप 6C13 ले लीजिए और 7N14 ले लीजिए, दोनों में आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 7 ठीक है। तो ये भी आपके किस कैटेगरी में आएंगे, आइसोटोन की कैटेगरी में, ठीक है। इसमें एक और होता है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है आपका टर्म वो है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसमें तो सिंपल आप समझ ही जाओगे, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो को हिंदी में बोलते हैं सेम, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप लिख सकते हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें क्या हो आपके इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, ठीक है। जैसे आप बात करो N2 की, इसके साथ में आप ले लीजिए CNO,
N2O ले लीजिए और साथ में ले लीजिए CNO ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप ले लीजिए साथ में CO2। अगर हम इन तीनों की बात करें, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन कितने, नाइट्रोजन पे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, 7 2 जा 14, 14 प्लस 8 कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन। CNO कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, तीनों ऐड हुए 21, 21 एक माइनस है, इसका मतलब 22 इलेक्ट्रॉन। CO2 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो, या फिर आपको और ज़्यादा कैलकुलेट करना, एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। N2 हो गया आपका, एक हो गया CO हो गया, ठीक है, और Cn माइनस मान लो आप। इनमें अगर आप इलेक्ट्रॉन देखना चाहो तो N2 में कितने आपके 14 इलेक्ट्रॉन, CO में 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, और Cn कितना हुआ आपका 6 प्लस 7 13, 13 और एक माइनस, ये आपका 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस इन पे पूछ लिए जाते हैं, बहुत रेयर केस में होते हैं, ठीक है ना, बट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और आज हमने डिस्कवरीज पढ़ी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, मतलब कैथोड रेज, एनोड रेज और न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। उसके बाद हमने इनके मास और चार्ज के बारे में पता किया, ठीक है, क्या क्या इनके मास होते हैं और चार्ज होते हैं। और लास्ट में हमने एटॉमिक स्पीसीज के बारे में पढ़ा, जिसमें आपके आइसोटोन्स, आइसोटोन, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे ए को बड़ा किया है, आपको भी नोटबुक में ए को बड़ा ही रखना है, ठीक है ना, और वहाँ पे लिख देना ए मीन्स एटॉमिक मास, ताकि आपको याद रखने में इजी हो कि ए मीन्स एटॉमिक मास सेम रहेगा, एन मीन्स आपका न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि एटम के लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी, जैसे थॉमसन की थ्योरी थी, रदरफोर्ड की थ्योरी थी, ठीक है ना। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।